सो फर्स्ट मैकेनिज्म हमने क्या था, पासिव डिफ्यूजन मैकेनिज्म। पासिव डिफ्यूजन मैकेनिज्म में सिंपली मॉलिक्यूल्स जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव होते हैं, यूज और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वहाँ पे ड्राइविंग फोर्स होता है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी से ही मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं। नेक्स्ट में और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वहाँ पर, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा ड्रग का उतना फास्ट मूवमेंट होगा, उतना फास्ट अब्सॉर्प्शन होगा। सेकेंड मैकेनिज्म जो है, सेकेंड मैकेनिज्म इज स्पोर ट्रांसपोर्ट। अगर तुमको याद होगा स्टार्टिंग में जब मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर करवाया था मेम्ब्रेन का, तो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, इंटरस्पर्स्ड भी होते हैं। जो एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स की जो बाइलेयर होती है उसके दोनों साइड्स पे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, वही प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के बीच में भी इंटरस्पर्स्ड होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन्स में ऐसे बीच बीच में पोर्स बन जाते हैं, और ये पोर्स किससे बन रहे हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल से। तो क्योंकि पोर्स प्रोटीन मॉलिक्यूल से बन रहे हैं, मतलब एक्वस मीडियम जो है वो पोर से बहुत इजीली पास कर सकता है। तो ये जो पोर है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनते हैं, और ये पोर्स के दोनों साइड पे एक एक एक्वस मीडियम है। इस साइड पे सपोज जीआई, इस साइड पे जीआई ल्यूमेन है तो वहां पर एक एक्वस मीडियम है, और इस साइड पे ब्लड है, इस साइड में ब्लड है तो वहां पर एक एक्वस मीडियम है। तो यहाँ पे क्या होता है, तुमको ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक डिफरेंस पता है। एक मेम्ब्रेन है उसके दोनों तरफ अगर दो सॉल्यूशंस है और दोनों का अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तो उसमें वाटर का मूवमेंट होता है, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा वाटर वो साइड पे मूव होता है। तो उसको ऑस्मोटिक डिफरेंस की वजह से जो वाटर का मूवमेंट होता है उसको वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स होता है जो ऑस्मोटिक डिफरेंस की वजह से वाटर मूव होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये जो मेम्ब्रेन है इसमें पोर्स है, इस साइड एक एक्वस मीडियम है, इस साइड एक एक्वस मीडियम है, दोनों साइड पे अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर है। इस ऑस्मोटिक डिफरेंस की वजह से वाटर का जो है कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहता है वो पोर से। तो उसको बोलते हैं उसी वाटर के साथ साथ कुछ कुछ जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं आयंस, जो लिपोफिलिक सब्सटेंसेस है वो तो मेम्ब्रेन से वैसे ही क्रॉस कर लेंगे क्योंकि मेम्ब्रेन लिपोफिलिक है, लेकिन जो छोटे छोटे आयंस हैं या छोटे छोटे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऐसा तो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, मगर अगर उनका साइज जो है 150 टू 100 डाल्टन से कम हो, यानी जो डायमीटर है पोर का, पोर के डायमीटर से कम उनका साइज हो, तो वो इजीली पोर को क्रॉस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, वाटर का जो ड्रैग हो रहा है, जो वाटर ड्रैग हो रहा है उसी के साथ साथ ये मॉलिक्यूल्स या आयंस भी मूव हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं पोर ट्रांसपोर्ट, कन्वेक्टिव फ्लो। और उसके अलावा कभी कभी ऐसे कोई लीनियर अगर मॉलिक्यूल है, साइज तो उसका 100 डाल्टन से बड़ा है लेकिन ऐसा लीनियर है, तो ये छोटे से पोर से वो लीनियर मॉलिक्यूल भी पास हो सकता है। तो अगर लीनियर मॉलिक्यूल्स है तो अप टू 600,000 डाल्टन तक की भी, अगर लीनियर है तो वो भी उस पोर से पास हो सकते हैं। तो ये और एक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, दैट इज पोर ट्रांसपोर्ट। मेन तो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो पासिव डिफ्यूजन से पास हो जाएगा। बाकी के जो मेथड्स है वो किन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मॉलिक्यूल्स लिपोफिलिक नहीं है या फिर उनका साइज बहुत बड़ा है। एक सफिशिएंटली लिपोफिलिक 400 टू 600 डाल्टन तक के साइज का मॉलिक्यूल पासिव डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट हो जाता है, लेकिन उसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स है उनके लिए कुछ एडिशनल मैकेनिज्म्स हैं, तो जिसमें से एक हो गई है पोर ट्रांसपोर्ट, जिससे छोटे छोटे आयंस या पोलर मॉलिक्यूल्स जिनका साइज ये पोर के साइज से छोटा होता है वो मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद में थर्ड मैकेनिज्म आती है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। ये सारी मैकेनिज्म्स मोस्टली पोलर सब्सटेंसेस के लिए हैं। कुछ कुछ ड्रग्स होते हैं या कुछ सब्सटेंसेस है जैसे क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, सल्फोनिक एसिड्स, ये कैसे हैं, ये आयोनाइज्ड है। और तुमको पता होगा कि जीआईटी में पूरा पीएच रेंज होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 या 2 से और 8 तक जाता है। और ये चीज हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि जो वीक एसिड्स होते हैं उनका आयोनाइजेशन पीएच पे डिपेंड करता है। तो कुछ जो वीक एसिड्स हैं या वीक बेसिस कोई भी हो, तो पीएच के अकॉर्डिंगली जीआईटी के पीएच रेंज में जिस पीएच पे वो अनआयोनाइज्ड है वहां से वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। बट कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स या सल्फोनिक एसिड्स, ये पूरे जीआईटी के पीएच रेंज पे आयोनाइज्ड रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के सब्सटेंसेस
सफिशिएंट बायो अवेलेबिलिटी शो करते हैं। इसका मतलब कि कोई तो स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होगा जिससे ये आयोनाइज सब्सटेंसेस जो है वो अब्सॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में, जीआईटी की लिपोफिलिक मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। तो ऐसा ही एक मैकेनिज्म है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है कि सपोज ये एक ड्रग है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये क्या करेगा, कोई एक एंडोजीनस सब्सटेंस होगा, जीआईटी के अंदर ही वो सब्सटेंस होगा, एंडोजीनस सब्सटेंस जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा। तो जब ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंसेस एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, न्यूट्रल। ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स में न्यूट्रल होने की वजह से इसमें एक तो अनआयोनाइज्ड है, ये आयोनाइज्ड था, लेकिन अब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ वो न्यूट्रल और अनआयोनाइज्ड है, तो उसमें सफिशिएंट लिपोफिलिसिटी होती है जिसकी वजह से वो आराम से जो जीआईटी का मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर सकता है। तो ये एक मैकेनिज्म है जिससे कि ये जो सब्सटेंसेस हैं जो कि पूरे जीआईटी, लेकिन ये हर सब्सटेंस नहीं हो सकता क्योंकि करस्पॉन्डिंग कोई आयन प्रेजेंट होगा तभी वो सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और वो अब्सॉर्ब होगा। एक अच्छा एग्जांपल है इसके लिए प्रोप्रानोलॉल। प्रोप्रानोलॉल कौन सी कैटेगरी का ड्रग है? यस, प्रोप्रानोलॉल जो है ये कॉमन एग्जांपल है जो ये वाला जो मैकेनिज्म है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, इस मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट होता है। देन बॉडी में कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जीआईटी में, म्यूसिन। म्यूसिन एक एग्जांपल है, ये एंडोजीनस कंपाउंड है जो कि नेगेटिव चार्ज का होता है। तो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स पॉजिटिव चार्ज के हैं, तो वो ये म्यूसिन के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके मेम्ब्रेन के दूसरे साइड पे एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बना के ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो दिस इज वन मोर मैकेनिज्म दैट इज आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। फिर अब ये जो है जीआईटी को क्रॉस करके ब्लड में आ जाएगा। देन नेक्स्ट मैकेनिज्म एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि पोलर है, अगेन पोलर है तो लिपोफिलिक मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, इसके थ्रू कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैरियर्स। ये उसी के कंपोनेंट्स होते हैं, मेम्ब्रेन के ही कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसे कुछ कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं जीआईटी की मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये जो कैरियर, इनका क्या रोल होता है, जैसे बहुत सारे जो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, कुछ विटामिन हैं, तो ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं ये कैसे हैं, ये पोलर है। पोलर सब्सटेंसेस तो हमने पढ़ा है कि सेमी परमिएबल है जीआईटी की मेम्ब्रेन, जो पोलर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देती है। तो जो ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर ये जीआईटी की मेम्ब्रेन, क्योंकि ये भी पोलर है, अगर जीआईटी की मेम्ब्रेन इनको ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगी तो ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ब्लड में कैसे आएंगे? इसका मतलब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स होते हैं जिनसे ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका नेचर पोलर है, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। वहां पर वो जो मैकेनिज्म्स है उसमें इन्वॉल्व होते हैं कैरियर, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जीआईटी के मेम्ब्रेन के जिनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। ये कैरियर्स क्या करते हैं, ये जो एसेंशियल, हर कैरियर हर न्यूट्रिएंट के साथ नहीं बाइंड होगा, हर न्यूट्रिएंट के लिए कुछ कुछ स्पेसिफिक कैरियर होते हैं, ये स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होते हैं। कैरियर का एक कोई स्ट्रक्चर होता है, जिसे लॉक इन की वाला जो अरेंजमेंट बोलते हैं, तो ऐसे कैरियर होते हैं, उनका अपना एक स्ट्रक्चर है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट का एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है, ये दोनों कंबाइन होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। और ये कैसे होता है, जैसे यहाँ मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन के ऊपर ये कैरियर प्रेजेंट होता है। जैसे वहां पे तो क्या था, जो आयन पेयर था कि वो आयंस थे अपोजिट चार्ज, मेम्ब्रेन के बाहर ही कॉम्प्लेक्स और मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। लेकिन जो ये कैरियर्स होते हैं ये मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्रग जो है, ड्रग ने ये प्रेजेंट किसके लिए होते हैं, एक्चुअली
एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए इनका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, ये कैरियर के साथ ये कंबाइन होगा, ये कैरियर है और ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ये दोनों कंबाइन होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ये कॉम्प्लेक्स ये मेम्ब्रेन यहां से ट्रैवर्स होता है, कैरियर जो है वो यही रह जाता है, ये कैरियर है मेम्ब्रेन पे, जिसे ये जीआईटी का मेम्ब्रेन है, ये ब्लड है और ये जीआईटी का ल्यूमेन है। जीआईटी के ल्यूमेन में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर का कैरियर मेम्ब्रेन पे रहेगा, मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होता है। ये दोनों एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये यहाँ से ट्रैवर्स होके दूसरे साइड पे जाता है, वहां से जो ड्रग है या जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो दूसरे साइड पे रिलीज हो जाता है और कैरियर जो है वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है और वो दूसरे सब मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होके वापस से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो बॉडी में क्या होता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए कुछ कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं या ये कैरियर मीडिएटेड सिस्टम प्रेजेंट होता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए, और वो स्ट्रक्चर स्पेसिफिक सिस्टम होता है। तो जो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होगी इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ में, जब वो यहाँ पर तो ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट इस स्ट्रक्चर का प्रेजेंट है, सेम स्ट्रक्चर का अगर यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर वाला अगर यहाँ पर ड्रग प्रेजेंट हो, सेम स्ट्रक्चर है दोनों का, तो ये ड्रग जो है ये भी इसी वाले कैरियर के साथ में कंबाइन हो जाएगा और ये दूसरे साइड में जाके ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो कैरियर मीडिएटेड सिस्टम बॉडी में प्रेजेंट होता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए, और ड्रग्स जो है अगर उनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ, तो उसी सेम कैरियर मीडिएटेड सिस्टम के साथ में वो ड्रग मॉलिक्यूल भी कंबाइन हो जाता है और वो दूसरी साइड पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस कैरियर मीडिएटेड सिस्टम के। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे मेन है, एक तो ये कंपोनेंट होता है, लिपोफिलिक होता है क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर ही है। दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रक्चर स्पेसिफिक। ये जो कैरियर सिस्टम होता है ये स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होता है। कुछ स्ट्रक्चर वाले जो ड्रग्स होते हैं उन्हीं के साथ में एक स्पेसिफिक कैरियर कंबाइन होता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद कोई डायरेक्शनलिटी नहीं है, मेम्ब्रेन के ये साइड पे या वो साइड पे कोई भी साइड पे ट्रांसपोर्ट हो सकता है। देन स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है, ये बना हुआ है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो कोई ड्रग्स जिनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ है वो अब्सॉर्ब होते हैं। तो ऐसे जो ड्रग्स होते हैं जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी का एडवांटेज लेके अब्सॉर्ब होते हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट से, उनको बोलते हैं फॉल्स न्यूट्रिएंट्स, because they are getting transported by the same carrier mediated system which was present for the specific essential nutrient, इसलिए उसको बोलते हैं false nutrient। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, खास करके जो कैंसर कीमोथेरेपी के ड्रग्स हैं लाइक 5-ब्रोमोयूरेसिल, 5-फ्लोरोयूरेसिल, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं बाया पिरिमिडीन सिस्टम। पिरिमिडीन स्ट्रक्चर होता है, अगर तुम लोगों ने मेडिकल में ये वाले ड्रग्स पढ़े होंगे 5-फ्लोरोयूरेसिल, 5-ब्रोमोयूरेसिल, उनमें एक पिरिमिडीन स्ट्रक्चर होता है। तो पिरिमिडीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जो पिरिमिडीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है उससे ये जो कीमोथेरेपी वाले जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं 5-ब्रोमोयूरेसिल, 5-फ्लोरोयूरेसिल, ये वाले ड्रग्स स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की वजह से इस पिरिमिडीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अनदर एग्जांपल इज लीवोडोपा, मिथाइलडोपा, पता है लीवोडोपा, मिथाइलडोपा, ये दोनों इनमें अमीन का स्ट्रक्चर है। तो अमीनो एसिड्स के लिए जो सिस्टम बॉडी में प्रेजेंट है कैरियर मीडिएटेड सिस्टम, क्योंकि अमीनो एसिड में भी अमीन स्ट्रक्चर है और लीवोडोपा, मिथाइलडोपा में भी अमीन का स्ट्रक्चर है। तो बॉडी में जो सिस्टम अमीनो एसिड्स के लिए प्रेजेंट है उसी सिस्टम से लीवोडोपा, मिथाइलडोपा जो है वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। उसके बाद में और एक एग्जांपल है एनालेप्रिल, ये एसीई इनहिबिटर है। एनालेप्रिल ये एसीई इनहिबिटर है, ये ट्रांसपोर्ट होता है वाया पेप्टाइड कैरियर सिस्टम। पेप्टाइड क्योंकि एसीई इनहिबिटर एक प्रोटीन है, एंजाइम है, तो उसके वो एनालेप्रिल जो है पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बॉडी में प्रेजेंट है
उस पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ये एनालेक्ट्रिक जो है ये भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है सिस्टम का कि ये सिस्टम स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होता है। अब क्योंकि ये सिस्टम स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है, तो अगर कोई दो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो वहां पर क्या होगा, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। तो ये इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रक्चर। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है इसलिए यहाँ पर कंपटीशन होता है। और इस कंपटीशन का बहुत कॉमन एग्जांपल है कि अगर लीवोडोपा को अगर हम प्रोटीन रिच मील के साथ एडमिनिस्टर करें, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होगी। मील प्रोटीन रिच है, मतलब उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है। प्रोटीन्स किससे बनता है, अमीनो एसिड्स कंबाइन होकर प्रोटीन बनते हैं। तो अगर लीवोडोपा को प्रोटीन रिच मील के साथ एडमिनिस्टर किया, क्योंकि लीवोडोपा की स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होगी प्रोटीन के साथ में, उसमें भी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर दोनों में कंपटीशन होगा सेम कैरियर मीडिएटेड सिस्टम के लिए। उसकी वजह से क्या होगा, लीवोडोपा का जो अब्सॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा। ऐसा जो लीवोडोपा का अब्सॉर्प्शन होता है उससे कम हो जाएगा अगर हम लीवोडोपा को प्रोटीन रिच मील के साथ में एडमिनिस्टर करते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपटीशन बिटवीन टू सबस्ट्रेट्स फॉर द सेम कैरियर मीडिएटेड सिस्टम। तो एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होता है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है इसलिए सिमिलर स्ट्रक्चर की सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहेंगी तो उनमें कंपटीशन होगा। एक दोनों का भी थोड़ा जो अब्सॉर्प्शन है ऑल्टर हो जाता है, दोनों का ही थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही का कम होगा, दोनों का ही थोड़ा थोड़ा अब्सॉर्प्शन कम हो जाता है अगर सिमिलर स्ट्रक्चर के सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो। देन उसके बाद में और एक कंपटीशन और एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है, दूसरा कंपटीशन होता है और तीसरा कैपेसिटी लिमिटेड है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं, ये कैपेसिटी लिमिटेड सिस्टम बाद में डिटेल में आएगा क्योंकि इसकी काइनेटिक्स के ऊपर पूरा एक चैप्टर है तुमको, नॉन लीनियर वो मैं भी बताती हूँ काइनेटिक्स में पूरा चैप्टर बाद में डिटेल में। तो ये सिस्टम कैपेसिटी लिमिटेड है, मतलब इसकी पर्टिकुलर कैपेसिटी जो नंबर ऑफ कैरियर्स है वो लिमिटेड। जैसे पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जितना ज्यादा अमाउंट जीआईटी में रहेगा उतना फास्ट अब्सॉर्प्शन होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम कैपेसिटी लिमिटेड होता है, नंबर ऑफ कैरियर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं। एक लेवल तक के जब हम ड्रग का अमाउंट बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन बढ़ता है क्योंकि वहां पर नंबर कैरियर्स प्रेजेंट है। उसके बाद क्या होगा, एक बार कैरियर्स पूरे सैचुरेट हो गए उसके बाद अगर हम ड्रग का अमाउंट बढ़ाते भी हैं, क्योंकि कैरियर प्रेजेंट नहीं है तो ड्रग का अब्सॉर्प्शन बढ़ेगा नहीं। अगर हम इसका जैसे हमने काइनेटिक देखा था पैसिव डिफ्यूजन का, सपोज दिस इज कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ अब्सॉर्प्शन एंड दिस इज रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें कैसा था, स्ट्रेट लाइन था, इधर कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ और इधर अब्सॉर्प्शन का रेट बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं ड्रग का वैसे वैसे रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन बढ़ता है, फिर एक स्टेज आती है उसके बाद में जो अब्सॉर्प्शन है वो एक कांस्टेंट मैक्सिमम रेट पे प्रोसीड होते हैं क्योंकि अभी सारे कैरियर्स जो है वो सैचुरेट हो गए। एक बार कैरियर्स पूरे सैचुरेट हो गए तो फिर आप ड्रग का अमाउंट और एडमिनिस्टर करोगे तो अब्सॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर एक एग्जांपल है कि कुछ विटामिन्स हैं जैसे B1, B2, B12, इन सब के केस में क्या होता है, ये कैरियर मीडिएटेड सिस्टम से अब्सॉर्ब होते हैं। तो इसीलिए इनके लिए बोलते हैं कि इनको कभी भी बहुत हाई डेली डोज पे एडमिनिस्टर करने का कोई सेंस नहीं है। अगर आपको डेली डोज ज्यादा भी देना है तो क्या करोगे आप, उसको इंस्टॉल में 3 डोज में देंगे। तो उससे क्या होगा कि पहला डोज आपने दिया, कैरियर्स प्रेजेंट थे, वो ट्रांसपोर्ट हो गया और कैरियर का हमने भी क्या देखा था कि वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। फिर उसके बाद आप सेकेंड डोज दोगे, अब फिर से कैरियर प्रेजेंट है, वो वापस से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो विटामिन्स होते हैं अगर कभी इनके किसी भी रीजन से अगर ज्यादा डोज देना जरूरी है तो उनको सिंगल डोज के बजाय डिवाइडेड डेली डोजेस में एडमिनिस्टर करते हैं। यही सारी चीजें बायोफार्म में पढ़ना है, जो डोजिंग, कितना डोज देना है, कितना फ्रीक्वेंसी, तो ये सारी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो विटामिन्स, ये वाले विटामिन्स को क्यों हमें मल्टीपल डोजिंग देना है, क्योंकि कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट से अब्सॉर्ब होते हैं। सिंगल डेली डोज आपने दिया तो कैरियर्स उतने प्रेजेंट नहीं होंगे, काफी सारा अमाउंट ड्रग का वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए उनको डिवाइडेड डोज में देते हैं। और यहाँ पर ये जो
काइनेटिक्स है, जैसे उसका तो फर्स्ट ऑर्डर है, वो ट्रांसपोर्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगा, जितना ड्रग रहेगा वो ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। यहाँ पे जो काइनेटिक्स होती है उसको बोलते हैं मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसके लिए और एक नाम है माइकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स। ये पूरा डिटेल में इसके डेरिवेशंस वगैरह बाद में चैप्टर आएगा। या फिर इनको नॉन लीनियर काइनेटिक्स भी बोलते हैं। क्यों नॉन लीनियर? क्योंकि लीनियर ये वाली हुई, स्ट्रेट बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये यहाँ तक रिएक्शन कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ पे रिएक्शन कौन सा ऑर्डर हो गया, जीरो ऑर्डर। तो इसलिए इसको नॉन लीनियर बोलते हैं, क्योंकि देयर इज अ ब्रेक इन लीनियरिटी। यहाँ तक ये लीनियर चल रहा है, उसके बाद में स्ट्रेट हो, मतलब रिएक्शन में कभी बढ़ नहीं रहा, जीरो ऑर्डर हो गया। तो दो तीन नाम से नॉन लीनियर काइनेटिक्स, मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, या फिर माइकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स। तो दिस इज about the kinetics of carrier mediated transport। इसके बाद क्यों ये जो नंबर ऑफ कैरियर्स लिमिटेड है, जीआईटी जो है हमारा, उसमें कुछ अब्सॉर्प्शन विंडो होते हैं। उसको अब्सॉर्प्शन कुछ ऐसे साइट्स होते हैं जहां पे नंबर ऑफ कैरियर्स बहुत ज्यादा होते हैं। पूरा जीआईटी में कैरियर जो है यूनिफॉर्मली डिवाइडेड नहीं है। कोई कोई पोर्शंस होते हैं हमारे जीआई ट्रैक्ट पे जहां पे नंबर ऑफ कैरियर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो जो जगह होती है उसको बोलते हैं अब्सॉर्प्शन विंडो। तो वहां से अब्सॉर्प्शन जो है बहुत ज्यादा होगा। और जनरली अब्सॉर्प्शन विंडो जो, अगर हम स्टमक और इंटेस्टाइन को कंपेयर करें तो इंटेस्टाइन जो है उसमें ज्यादा अब्सॉर्प्शन विंडोज हैं। तो इसलिए ड्रग्स जो कि कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट से अब्सॉर्ब होते हैं, वो ड्रग्स भी जो है वो इंटेस्टाइन, वैसे सारे ड्रग्स मोस्टली इंटेस्टाइन से ही ज्यादा अब्सॉर्ब होते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके लिए। तो ये फैक्टर है। पासिव डिफ्यूजन तो इंटेस्टाइन से ज्यादा होगा ही, क्योंकि हमने देखा था उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है। बाद में और फैक्टर्स आएंगे, लेकिन ये भी एक रीजन है कि कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट वाले जो ड्रग्स हैं वो भी इंटेस्टाइन से ज्यादा फास्ट अब्सॉर्ब होंगे, क्योंकि वहां पे अब्सॉर्प्शन विंडो होता है। ये लास्ट में कौन है, पीयूष के बाजू में। बाहर जाके, मतलब कहीं और जाके सो जाओ ना प्लीज, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। नहीं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं नाम बता देगा, मैं नाम मार्क कर लूंगी। चले जाओ ना, और कोई क्लास, ऊपर का क्लासरूम खाली है पक्का? तो फिर आंख खोल के सोना पड़ेगा। सीरियसली मुझे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, आंखें ऐसी बंद है बिल्कुल, आंख खोल के सो। ठीक है, तो ये कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक होता है एक्टिव कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट जो है डाउनहिल ही है। जैसे हमने जो पासिव डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट करा था हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे, ऐसे ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट डाउनहिल ही होता है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे ही होता है। बट ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये पासिव डिफ्यूजन से बहुत ज्यादा फास्ट है, क्योंकि भले ही यहाँ पे डाउनहिल है, हाई टू लो है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें और पासिव डिफ्यूजन में, कैरियर इन्वॉल्व है। डिफ्यूजन में भी डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, कैरियर इन्वॉल्व है। तो इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है अब हाई से लो पे हो रहे हैं, अपनी पोटेंशियल से एनर्जी से हो रहे हैं, एनर्जी एक्सपेंडिचर भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये वाला ट्रांसपोर्ट पासिव डिफ्यूजन से फास्ट है, क्योंकि वहां पे कैरियर्स इन्वॉल्व है, बहुत फास्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट। उस इसमें इसका एक एग्जांपल है विटामिन B12। वो डायग्राम तुम लोग बुक में देख लेना, विटामिन B12 है, उसके साथ में वो पहले एक इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ कंबाइन होता है, फिर मेम्ब्रेन में कैरियर होता है। मतलब ये जो B12 है, पहले ये एक यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, उसके साथ कंबाइन होता है, फिर मेम्ब्रेन में कैरियर होता है। ये तीनों मिलके एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और फिर ये दूसरे साइड पे ट्रांसपोर्ट होता है। यानी डायरेक्टली विटामिन B12 कैरियर के साथ नहीं कंबाइन होता है, विटामिन B12 एक इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ कंबाइन होता है, फिर ये जो इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स है
वो कैरियर के साथ कंबाइन होता है और फिर वो अदर साइड पे यानी ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। तो मैकेनिज्म वही है, कैरियर के साथ कॉम्प्लेक्स होना। इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता। हाई से लो पे है तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी से वो ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन कैरियर्स इन्वॉल्व होते हैं। डिफरेंस क्या है? ये वाले ड्रग्स पासिव डिफ्यूजन से क्यों नहीं अब्सॉर्ब हो सकते अगर ये हाई से लो पे ही हो रहे हैं? तो जरूरत क्या है कैरियर की? क्यों कैरियर चाहिए? क्यों नहीं हो पाते? हाँ हाँ हाँ, है ये भी हाई से लो पे, लेकिन डिफरेंस वही है कि पासिव डिफ्यूजन में वो लिपोफिलिक है तो वो अपने आप हाई से लो पे चला गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाई टू लो तो हो रहा है लेकिन लिपोफिलिक नहीं है, वो पोलर सब्सटेंस है, इसलिए उसको कैरियर की जरूरत है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वहां पे, अगर लिपोफिलिसिटी नहीं है तो इसलिए वो कैरियर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर दूसरा टाइप जो आता है, दूसरा है एक्टिव कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो कैरियर मीडिएटेड जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये अब्सॉर्प्शन में इतना बहुत ज्यादा रोल नहीं है, ज्यादा रोल आता है एक्टिव कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अभी एग्जांपल से बताए थे वो भी एक्टिव कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स थे। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि लिपोफिलिक जो ड्रग्स है वो तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो रहेगा ही, क्योंकि जब जीआईटी में आप एडमिनिस्टर करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन जीआईटी में ज्यादा होगा। तो लिपोफिलिक तो पासिव, इसलिए 90% ड्रग्स जो है वो पासिव डिफ्यूजन से ही अब्सॉर्ब होते हैं, क्योंकि मोस्टली लिपोफिलिक होते हैं। बाकी के जो ड्रग्स है उनके लिए ये सारे मैकेनिज्म्स हैं। जो ड्रग पासिव डिफ्यूजन से नहीं पास होता है वो ये बाकी के मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट होते हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो किसी भी मैकेनिज्म से नहीं हो सकते, वो बाद में बायोअवेलेबिलिटी का चैप्टर आएगा, तो ऐसे ड्रग्स तो मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। कभी ड्रग का मॉडिफिकेशन, कभी कोई डोसेज फॉर्म से रिलेटेड मॉडिफिकेशन, कभी कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, वो चीजें फिर बाद में आएंगी। तो अब ये जो एक्टिव, ये एक्टिव टर्म जब भी आया मतलब वहां पे क्या होना है, एनर्जी एक्सपेंडिचर in the form of ATP molecules। तो एक्टिव कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो है ये अपहिल होता है, अपहिल ट्रांसपोर्ट यानी अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, एनर्जी लगती है एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, एनर्जी लगता है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के टाइम पे वो ऑलरेडी वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जब होता है तो उसी से वो पोटेंशियल एनर्जी से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बट यहाँ पे क्योंकि ये अपील ट्रांसपोर्ट है तो एनर्जी एक्सपेंडिचर लगता है इसमें। अब यहाँ पे दो टाइप के होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी रिक्वायरमेंट होता है, जिस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होना है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी के फॉर्म में एनर्जी अप्लाई होती है और मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है एक ही डायरेक्शन में होता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है इसको ट्रांसपोर्ट होना है, एनर्जी उसी के ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा और मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये यूनी डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। और फॉर इसका एक एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट जो है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। पहले है आयन ट्रांसपोर्टर्स, आयन पंप्स वगैरह पढ़े होंगे तुमने इकोलॉजी में, तो ये आयन पंप वगैरह होते हैं बॉडी में, जीआईटी में या और भी सेल्स में, इनको बोलते हैं आयन ट्रांसपोर्टर्स। आयनिक ड्रग्स जो होते हैं आयंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि एनर्जी एक्सपेंडिचर के साथ होता है इसलिए इनको शॉर्ट में आयन पंप्स भी बोलते हैं। और क्योंकि एटीपी के फॉर्म में एनर्जी इसको सप्लाई होती है तो एटीपी ड्रिवन आयन पंप्स ऐसा भी इनको बोलते हैं। जनरली जो बॉडी में ये जो एटीपी ड्रिवन आयन पंप्स हैं ये एसिडिफिकेशन में इम्प्लिकेटेड है, मतलब कोई सेल है जिसमें हाइड्रोजन आयंस को ट्रांसपोर्ट करना, कहीं भी हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है।
तो एसिडिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं बहुत ज्यादा ये आयन पंप्स जो है, इंट्रासेल्युलर एसिडिफिकेशन यानी सेल के अंदर हाइड्रोजन आयंस का जो ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें दो टाइप के हैं, एक है ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर, एक ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्टर। तो वो सिंपली एज द नेम सजेस्ट, जो एनायन ट्रांसपोर्टर है वो एनायंस को ट्रांसपोर्ट करेगा, जो कैटायन ट्रांसपोर्टर है वो कैटायंस को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो एक्टिव कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट यानी जहां पर एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, एनर्जी यहाँ पे दो अपहिल होता है, ये ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी में डायरेक्टली एक मॉलिक्यूल है उसको ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल आयंस है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, बट ये जैसे ये आयन पंप्स हैं जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया, तो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या आयन है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा और वो आयन या मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट रहेगा। दो टाइप का है, एक एनायंस के लिए और एक कैटायंस के लिए। एक एग्जांपल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स या फिर एसिडिफिकेशन यानी हाइड्रोजन आयंस के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, एटीपी ड्रिवन आयोनिक पंप्स भी बोलते हैं इनको। दूसरा टाइप यहाँ पर होता है एबीसी ट्रांसपोर्टर। ये इसमें छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं इनको मार्क करके रखना, अगर बाद में कभी जीपैट वगैरह दोगे तो काम आएगा। एबीसी इसको बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग कैसेट, एटीपी बाइंडिंग कैसेट। तो यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर्स, एक तो वो आयन ट्रांसपोर्टर्स थे, लिखने की हमारी भी आदत छूट गई है ना ऑनलाइन के चक्कर में। कई सारे ये जो है एक्चुअली अभी हम लोग ऐसे तो अब्सॉर्प्शन कर रहे हैं, जनरली क्या होता है ये जो एसीपी बाइंडिंग ट्रांसपोर्टर्स है कैसेट जो है ये सेल्स के बाहर एक्सपेल करने के लिए, मतलब अभी मैं ये क्यों कह रही हूँ क्योंकि जनरल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, एक बायोमेम्ब्रेन है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है इसलिए ये करा रही हूँ। तो ये जो है जनरली एक्स्ट्रा सेलुलर जो मतलब सेल से बाहर जो एक्सपल्शन होता है मॉलिक्यूल्स या आयंस का उसमें इन्वॉल्व होते हैं ये एबीसी एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, और इसलिए इनको क्या मतलब सेल के बाहर जा रहे हैं मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, एब्सॉर्प्शन। ठीक है, एक्चुअली अब्सॉर्प्शन के मैकेनिज्म में वो इन्वॉल्व नहीं है, बट दिस इज अ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो बेसिकली हम लोगों को एब्सॉर्प्शन के साथ साथ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स भी करना है, तो ये भी एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है कि सेल से मॉलिक्यूल्स को बाहर एक्सपेल करने के लिए ये एबीसी ट्रांसपोर्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और इसका एक क्लासिक एग्जांपल है एबीसी ट्रांसपोर्टर का पी ग्लाइकोप्रोटीन। पी ग्लाइकोप्रोटीन इसको पीजीपी भी बोलते हैं, पी ग्लाइकोप्रोटीन ये एक एबीसी है मतलब एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर है, ये जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है यही ट्रांसपोर्ट करता है। ये जो होते हैं कैंसर कीमोथेरेपी के, कैंसर कीमोथेरेपी के बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनको जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है ये सेल्स के बाहर ट्रांसपोर्ट करता है। अगर सेल्स के बाहर ट्रांसपोर्ट कर रहा है मतलब इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, मतलब वो ड्रग की एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इसलिए कई बार कैंसर कीमोथेरेपी के कुछ ड्रग्स हैं जिनसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और उसमें ये पी ग्लाइकोप्रोटीन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो सेल्स के कीमोथेरेपी के जो ड्रग्स हैं उनको सेल्स के बाहर एक्सपेल कर देता है, तो ये वहां पर इन्वॉल्व है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो होती है कीमोथेरेपी के ड्रग से उसमें कहीं पे ये जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है दिस इज इन्वॉल्व, एक्सपोर्टर है ये ड्रग के सेल्स के बाहर एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे दिया भी है इट इज अ रीजन फॉर दिस, इट इज फॉर दिस रीजन दैट पीजीपी इज कॉल्ड एज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन। इसको ऐसा बोल के दिया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन, क्योंकि इसकी वजह से ड्रग सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट होते हैं और उनकी वजह से सेल्स बॉडी का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है वो ड्रग्स के लिए। तो दिस इज प्राइमरी एक्टिव कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, यानी एक जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है सारी एनर्जी उसी के लिए इन्वॉल्व हो रही है और एक ही डायरेक्शन में। इसके बाद आता है सेकेंडरी
एक्टिव कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है, एक आयन या मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसी की एनर्जी को यूटिलाइज करके दूसरा मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये एक ही डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। मतलब ऑलरेडी वहां पर कोई एक एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है या एनर्जी अवेलेबल है, उसी को यूज करके एक मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ रहा है या सेल से बाहर जा रहा है। तो दिस इज सेकेंडरी, कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना होता है जिसकी वजह से एनर्जी मिलती है। सेकेंडरी एक्टिव कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे दो टाइप हो सकते हैं, एक अगर एक सब्सटेंस अंदर आ रहा है और दूसरा उसकी एनर्जी लेके बाहर जा रहा है तो ये हो गया एंटीपोड, और एक में एक सब्सटेंस जा रहा है उसी के साथ साथ एनर्जी लेके दूसरा सब्सटेंस भी उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो वो हो गया सिम्पोड। सिम्पोड एंड एंटीपोड। तो सिम्पोड में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में मॉलिक्यूल से आयंस मूव हो रहे हैं। इसका एक एग्जांपल है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो सोडियम की जो पोटेंशियल, सोडियम अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मूव हो रहा है, तो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मूव हो रहा है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसी को यूज करके ग्लूकोज क्या होगा, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव हो जाएगा। सोडियम का यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये हाई से लो पे आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो एनर्जी वहां पे उस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से है, उसी को यूज करके ग्लूकोज जो है वो क्या हो जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से, सॉरी ये सेम डायरेक्शन में होता है, ग्लूकोज भी सोडियम के साथ ही आएगा लेकिन अपोजिट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंट रहेगा। ग्लूकोज भी सेम डायरेक्शन में मूव होगा लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन होगा और यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा। मतलब सोडियम अपनी कॉन्सेंट्रेशन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है, उसी वाली पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके ग्लूकोज अपोज मतलब डायरेक्शन नहीं रहेगा लेकिन लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव हो जाएगा। सोडियम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है लेकिन ग्लूकोज सेम डायरेक्शन में बट लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन में। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उल्टा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसकी एनर्जी लेके अपोजिट सेम डायरेक्शन में मगर इसकी एनर्जी यूज करके। तो ये सिस्टम क्या है, एक्टिव कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, लेकिन दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एक्टिव कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। जो एनर्जी हम अप्लाई कर रहे हैं वो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं हो रही है, एनर्जी जो थी वो सोडियम के ट्रांसपोर्ट की एनर्जी थी, जिसको यूज करके ग्लूकोज अपने उल्टे डायरेक्शन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो गया। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्पोड। और इसका एक एग्जांपल है पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर है, हाइड्रोजन कपल्ड पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर। जो पेप्टाइड लाइक ड्रग्स है, ये सारे सिस्टम किसके लिए हैं, ड्रग्स जिनकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट से सिमिलैरिटी है। तो पेप्टाइड लाइक जो ड्रग्स है एक बॉडी में हाइड्रोजन कपल, इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन कपल पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर सिस्टम है। हाइड्रोजन कपल मतलब हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से वो पेप्टाइड के मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उसी सिस्टम को यूज करके पेप्टाइड जैसे स्ट्रक्चर वाले जो ड्रग्स है जिनमें कुछ पेप्टाइड लाइक स्ट्रक्चर है, वो वाले ड्रग्स जो है वो, जैसे यहाँ पे था ये सोडियम और ग्लूकोज था, वहां पर हाइड्रोजन और पेप्टाइड वाले ड्रग्स रहेंगे जिनकी सिमिलैरिटी है ग्लूकोज से या वो पेप्टाइड वाले ड्रग्स से। तो या तो ये सोडियम वाला या तो जो ये हाइड्रोजन वाला सिस्टम है वो यूज करके वो ड्रग्स भी जो है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उसी सेम डायरेक्शन में एब्सॉर्ब हो जाएंगे। तो दिस इज सिम्पोड। उसके बाद आता है एंटीपोड। एंटीपोड यानी अपोजिट। एक सब्सटेंस जो है, जैसे यही इसका एक एग्जांपल है हाइड्रोजन आयंस और सोडियम का ग्रेडियंट जो किडनी में है, किडनी से एक्सपेल हो जाता है। ये सोडियम है, ये हाइड्रोजन है, सोडियम आयन जो है हाई से लो पे जा रहे हैं, वही को उसी को यूज करके अपोजिट डायरेक्शन में ये लो से हाई पे चला जाएगा। प्रिंसिपल सेम है,
अपहिल ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी यूटिलाइज करके ही है, दूसरे आयन के ट्रांसपोर्ट की एनर्जी को ही यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन इस केस में सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस केस में डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब एक आयन सेल के अंदर आएगा और दूसरा आयन सेल से बाहर जाएगा। तो दिस इज एंटीपोड एंड दिस इज सिम्पोड। सो बेसिकली कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट दो टाइप से है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड में एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है, एक्टिव में एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। दो टाइप का होता है, प्राइमरी में जो मॉलिक्यूल जिस आयन को ट्रांसपोर्ट करना है उसी के लिए एनर्जी अप्लाई होती है, सेकेंडरी में एक ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसकी एनर्जी को यूज करके या तो सेम डायरेक्शन या तो अपोजिट डायरेक्शन में अब्सॉर्ब हो जाता है। और एक चीज यहाँ पर आती है, क्योंकि एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको मेटाबॉलिक पॉइजन्स बोलते हैं, जो एनर्जी एक्सपेंडिचर के साथ इंटरफियर करते हैं। तो अगर कोई मेटाबॉलिक पॉइजन्स ऐसे प्रेजेंट होंगे जो एनर्जी एक्सपेंडिचर के साथ इंटरफियर करते हैं, तो उनकी प्रेजेंस में ये जो एक्टिव कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है ये इनहिबिट होगा और जो ड्रग्स इससे अब्सॉर्ब होते हैं वो ड्रग्स का अब्सॉर्प्शन इनहिबिट हो जाएगा। तो मोस्टली ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स जिनके लिए कोई कैरियर प्रेजेंट है, जिनके किसी भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट के साथ में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, वो इस वाले सिस्टम से अब्सॉर्ब हो सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो इससे अब्सॉर्ब होते हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट आता है लास्ट जो मैकेनिज्म बचा है, दैट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म जो है, यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, ड्रग पार्टिकल को एंगल्फ कर देती है, फिर यहाँ पे एक वेसिकल बन जाता है, फिर ये वेसिकल जो है दूसरे साइड में जाता है और ये मेम्ब्रेन जो है दूसरे साइड पे उस वेसिकल को रिलीज कर देती है। मेम्ब्रेन ने पार्टिकल को एंगल्फ किया, पार्टिकल अंदर आ गया मेम्ब्रेन के अंदर, दूसरे साइड पे जाके पार्टिकल जो है वो पिंच ऑफ हो गया, दूसरे साइड पे रिलीज हो गया। ये मैकेनिज्म ज्यादातर जो थोड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिनको कि इजीली पासिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, जैसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है वो जनरली एंडोसाइटोसिस से अब्सॉर्ब हो सकते हैं। और एक एडवांटेज होता है कि जो ये वेसिकल फॉर्म होता है तो ये जैसे सिस्टमिक सर्कुलेशन में तो रिलीज हो सकता है, कभी कभी ये वेसिकल डायरेक्टली लिम्फेटिक सर्कुलेशन में भी रिलीज हो सकता है। ये और एक इसका एडवांटेज होता है एंडोसाइटोसिस का। और एक सारी मैकेनिज्म्स जो है सब में सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि ड्रग सॉल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए, यानी सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है कि ड्रग का डिसोल्यूशन होना चाहिए। ये एक अकेला मैकेनिज्म है जिससे पार्टिकुलेट ड्रग जो है वो भी एब्सॉर्ब हो सकता है। दिस इज द ओनली मैकेनिज्म कि छोटा सा ड्रग का पार्टिकल जो है जो कि डिसॉल्व नहीं हुआ है, वो पार्टिकल बिना डिसॉल्व हुए भी एंडोसाइटोसिस से उसका ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे दो मैकेनिज्म्स आते हैं, एक होता है फैगोसाइटोसिस, एक होता है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को बोलते हैं सेल ईटिंग, अगर कोई सॉलिड पार्टिकुलेट मटेरियल एंडोसाइटोसिस से एब्सॉर्ब हो तो उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, फैगो मतलब ईटिंग। और उसके बाद में पिनोसाइटोसिस, पिनो मतलब सेल ड्रिंकिंग, सेल इज ड्रिंकिंग द ड्रग। और उसका एक कॉमन एग्जांपल है पिनोसाइटोसिस का जो ओरल सैपिंग पोलियो वैक्सीन है, पोलियो का जो वैक्सीन देते हैं ओरल जो वैक्सीन है वो ये जो पिनोसाइटोसिस है, मतलब एंडोसाइटोसिस में जो पिनोसाइटोसिस का मैकेनिज्म है उससे अब्सॉर्ब होता है। So this is in short all the mechanisms, यानी 500 से 600 डाल्टन के बीच के साइज की ड्रग्स है, सफिशिएंटली लिपोफिलिक है तो पासिव डिफ्यूजन से अब्सॉर्ब हो जाएंगे। अगर एक पोलर छोटा आयन या छोटा मॉलिक्यूल है जिसका साइज पोर के साइज से कम हो या फिर जो कि लीनियर स्ट्रक्चर हो तो वो पोर से ऐसा लीनियर बड़ा स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा पास हो जाएगा। उसके बाद पोर ट्रांसपोर्ट है, उसके बाद कुछ आयन्स हैं जो कि सारे जीआईटी के पीएच रेंज पे आयोनाइज्ड है कुछ सब्सटेंसेस, तो वो अगर उनके लिए कोई एक अपोजिट चार्ज का आयन प्रेजेंट होता है तो उसके साथ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बना के ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, उसको आयन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। उसके बाद कुछ पोलर सब्सटेंसेस होते हैं जिनके लिए अगर कोई कैरियर मीडिएटेड सिस्टम प्रेजेंट है बॉडी में जीआईटी पे तो वो पोलर सब्सटेंसेस भले उनका साइज बड़ा है लेकिन क्योंकि कैरियर मीडिएटेड सिस्टम है वहां पे तो वो उस कैरियर मीडिएटेड सिस्टम से पास ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। और लास्टली
कुछ सॉलिड पार्टिकल्स या फिर कुछ बड़े साइज के मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं तो वो एंडोसाइटोसिस से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल द मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो तुमको करना है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग। सारे चैप्टर्स में क्या करना है, पहले मैकेनिज्म्स पढ़ना है, अब्सॉर्प्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, मेटाबॉलिज्म हो, कुछ भी हो, उसके बाद में उनके फैक्टर्स पढ़ने हैं। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट रहेगा, फिर उसके बाद में मॉडल्स और ये सारा सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट में आएगा। तो अभी ये हो गए मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एब्सॉर्प्शन। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्सॉर्प्शन। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग के एब्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी प्रोसेस अगर ऐसी होती है जिसमें बहुत सारी स्टेप्स हो, कोई भी प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी स्टेप हो, तो उसमें हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको बोलेंगे? सारी स्टेप्स तो रेट नहीं डिटरमाइन करते हैं। हाँ, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है वो होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो अगर हम ओरल एब्सॉर्प्शन कंसीडर करें, सपोज टैबलेट कंसीडर करें, तो टैबलेट के एब्सॉर्प्शन में सबसे पहले टैबलेट डिसइंटीग्रेट होती है, उसके बाद में टैबलेट के जो ग्रैन्यूल्स हैं अगर वेट ग्रैन्युलेशन से बना है तो वो डीएग्रीगेट होते हैं। उसके बाद वो जो के बाद जब प्राइमरी ड्रग के पार्टिकल्स रिलीज होंगे वो डिसॉल्व होंगे, उनका डिसोल्यूशन होगा। उसके बाद वो जो ड्रग जब सोल्यूबल फॉर्म में आ जाएगा तब वो ट्रांसपोर्ट होगा, यानी जीआईटी के मेम्ब्रेन को परमिएट करेगा, परमिएशन होगा, जो ड्रग है वो ब्लड में आ जाएगा। तो 4 स्टेप्स हैं यहाँ पे। अब इनमें जो पहली 2 स्टेप है डिसइंटीग्रेशन और डीएग्रीगेशन, ये दोनों स्टेप टैबलेट बनाते हैं उसका प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल सारे चेक्स होते हैं, जो टैबलेट प्रॉपर टाइम में डिसइंटीग्रेट हो रही है, डीएग्रीगेट हो रही है, वही मार्केट में आती है। तो पहले दोनों स्टेप तो फास्ट ही रहेंगी। उसके बाद बची कौन सी 2 स्टेप बची? एक हुई डिसोल्यूशन की स्टेप और एक हुई परमिएशन की स्टेप। यानी इन दोनों में से कोई एक स्टेप जो है वो क्या रहेगी? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो डिसोल्यूशन, कौन सी टाइप के ड्रग्स में डिसोल्यूशन स्लो रहेगा? कैसे ड्रग्स होंगे जिनमें डिसोल्यूशन स्लो होगा? हाइड्रोफोबिक ड्रग्स। ऐसे जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स हैं, बहुत ज्यादा लिपोफिलिक है, बेसिकली हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक ड्रग्स जो है उनके केस में डिसोल्यूशन स्लो होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि हाइड्रोफोबिक ड्रग्स में अब्सॉर्प्शन जो है वो क्या होता है? डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड। हाइड्रोफोबिक ड्रग्स के केस में absorption of the drug is dissolution rate limited। जितना डिसोल्यूशन का जितना स्लो रेट होगा उतना स्लो अब्सॉर्प्शन होगा, या फास्ट है तो फास्ट अब्सॉर्प्शन होगा। अब्सॉर्प्शन, पूरा अब्सॉर्प्शन बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा? डिसोल्यूशन, क्योंकि सबसे स्लो स्टेप क्या हो जाएगी? डिसोल्यूशन। परमिएशन, कौन से टाइप के ड्रग्स होंगे जिनका परमिएशन स्लो होगा? मेम्ब्रेन लिपोफिलिक है, और जो पोलर ड्रग्स हैं, पोलर ड्रग्स जो होंगे उनका परमिएशन स्लो होगा। तो पोलर ड्रग्स के केस में डिसोल्यूशन क्या, अब्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा? परमिएशन रेट लिमिटेड। हाइड्रोफोबिक ड्रग्स के केस में अब्सॉर्प्शन इज डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड। पोलर ड्रग्स के केस में अब्सॉर्प्शन इज परमिएशन रेट लिमिटेड, क्योंकि डिसॉल्व तो बहुत फास्ट हो जाएंगे, पोलर है, जीआईटी के फ्लूइड एक्वस होते हैं, फटाफट डिसॉल्व हो जाएगा, बट बिकॉज इट इज पोलर उसको परमिएट होने में टाइम लगेगा। तो पोलर ड्रग्स के केस में हम बोलेंगे डिसोल्यूशन जो है दैट इज परमिएशन रेट लिमिटेड। इसी से रिलेटेड एक बायोफार्मास्यूटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। इसमें कैसे होता है, सारे जो ड्रग्स है, शायद कभी पढ़ा भी हो तुम लोगों ने, सारे जो ड्रग्स है इसका और डिटेल आगे बायोअवेलेबिलिटी का चैप्टर है वहां पर आएगा। बायोफार्मास्यूटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। जितने भी हमारे ड्रग्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू बायोफार्मास्यूटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको बीसीएस सिस्टम बोलते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले होते हैं क्लास 1 ड्रग्स। क्लास 1 ड्रग्स मतलब जिनका सोल्यूबिलिटी भी बहुत हाई होती है और परमिएबिलिटी भी बहुत फास्ट होती है। जो बहुत आराम से सोल्यूबलाइज भी होते हैं और बहुत आराम से परमिएट भी होते हैं, ऐसे ड्रग्स को बोलते हैं क्लास 1 ड्रग्स। उसके बाद क्लास 2 ड्रग्स। क्लास 2 ड्रग्स में सोल्यूबिलिटी जो है
ये लो होती है, सोल्यूबिलिटी लो होती है, परमेबिलिटी जो है ये फास्ट होती है। ये हो गए क्लास 2 ड्रग्स। उसके बाद में क्लास 3 ड्रग्स, यहाँ पे सोल्यूबिलिटी फास्ट होती है, परमेबिलिटी लो होती है। उसके बाद में आते हैं क्लास 4 ड्रग्स, सोल्यूबिलिटी भी लो है और परमेबिलिटी भी लो है। तो क्लास 4 ड्रग्स जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है क्लास 4 ड्रग्स की। तो बाद में बायोअवेलेबिलिटी के चैप्टर में ये डिटेल में आएगा कि कैसे, फिर उसके मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी की, किस रीजन से बायोअवेलेबिलिटी कम हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मेथड्स होते हैं टू इंप्रूव द बायोअवेलेबिलिटी। तो यानी सोल्यूबिलिटी और परमेबिलिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एब्सॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो ड्रग एब्सॉर्प्शन, जो फैक्टर्स हैं जो ड्रग के एब्सॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये दो मेन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं फार्मास्यूटिक फैक्टर्स और एक होते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फार्मास्यूटिक फैक्टर्स में आते हैं सारे जो फैक्टर्स हैं, दो कैटेगरीज है, एक है फार्मास्यूटिक फैक्टर्स। फार्मास्यूटिक फैक्टर्स में पहले तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो ड्रग की फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, इसमें दोनों चीजें आएंगी, ड्रग की सोल्युबिलिटी से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज और ड्रग की लिपोफिलिसिटी से रिलेटेड। उसके अलावा उसमें ड्रग का आयोनाइजेशन और ये सब आएगा। उसके बाद दूसरे जो टाइप के फैक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं डोसेज फॉर्म, जो एग्जैक्ट उसका जो डोसेज फॉर्म है, डोसेज फॉर्म से रिलेटेड जो है, एक तो एग्जैक्ट डोसेज फॉर्म, अगर ओरल हम कंसीडर करें तो एक टैबलेट का बायोअवेलेबिलिटी देखो और एक सिरप का, तो बहुत डिफरेंस आएगा। तो एक तो एग्जैक्ट नेचर एंड टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म, और दूसरा मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन। जैसे टैबलेट है तो आप ग्रैनुलेशन के लिए कौन सी मेथड यूज कर रहे हो, वेट ग्रैनुलेशन है, डायरेक्ट कंप्रेशन है, उसके बाद उसमें एक्सिपिएंट्स कौन से यूज कर रहे हैं, कंप्रेशन, प्रेशर, ये जो सारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेरिएबल्स हैं वो, और जो एग्जैक्ट डोसेज फॉर्म की जो नेचर है उससे रिलेटेड फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स आते हैं फार्मास्यूटिक फैक्टर्स में। उसके बाद दूसरे टाइप के फैक्टर्स होते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो कि पेशेंट की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड है। एनाटॉमी मतलब जो स्ट्रक्चर है जीआईटी का, जो अलग अलग कंपोनेंट्स है जीआईटी के, वो एनाटॉमी होगी। उसके बाद फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजिक मैकेनिज्म, ब्लड फ्लो रेट है या ऐसी जो चीजें वो फिजियोलॉजी में आ गई। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी, बहुत सारे ड्रग्स हैं, एक नॉर्मल पर्सन को एडमिनिस्टर किया और एक ऐसे पर्सन को एडमिनिस्टर किया जिसको कोई पैथोफिजियोलॉजिक कंडीशन है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, ब्लड फ्लो रेट्स चेंज हो जाएंगे, जीआईटी के कोई प्रॉब्लम्स हैं, अब्सॉर्प्शन वगैरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, रीनल कोई इश्यूज हैं तो एक्सक्रीशन के प्रॉब्लम आएंगे, इधर बायोअवेलेबिलिटी टाइम जो है वो बढ़ेगा। तो जो भी फैक्टर्स हैं जो कि पेशेंट की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड है, वो सारे फैक्टर्स आते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में। तो ये दो कैटेगरीज में फैक्टर्स डिवाइडेड है। फैक्टर्स जो है फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेते हैं।